नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास क्लासेस में। मैं लक्ष्मीचंद गौड़, मैथ एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है हिंदी माध्यम में पढ़ते हुए, और खासकर ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो बहुत ही उत्साह का टाइम है, क्योंकि आप ब्रह्मास क्लासेस ने आपको हिंदी माध्यम में आपके सिलेबस को उपलब्ध कराने का जिम्मा ले रखा है। तो ब्रह्मास क्लासेस की पूरी टीम आपको सिलेबस उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में मैं लेके आया हूँ मैथ्स का एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। पिछले चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़े, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से थोड़ा बहुत कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन ये अलग टॉपिक है, हो सकता है कि वहाँ से कुछ लेना पड़े, क्योंकि जो चर और अचर यहाँ पढ़ रहे थे, तो वो चर और अचर हर जगह पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ क्या है कि चरों का संबंध और एक समीकरण के साथ करना है। यहाँ क्या है, इस चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण मतलब दो चर होंगे यहाँ पे और एक रेखिक समीकरण बना होगा, सीधी एक लाइन बनी हुई। रेखिक समीकरण से मतलब है, अगर इसे ग्राफ पर दिखाया जाए तो एक सीधा सा लाइन बन जाती है। या आपने देखा होगा कि वर्ग समीकरण को दिखाते थे तो कर्व बनता था, लेकिन किसी रेखिक समीकरण को आप क्या करेंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो सीधा सीधा एक लाइन को शो करेगा। तो अपना चैप्टर है, शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर तो है आपका अध्याय है आपका अध्याय है आपका क्या? अध्याय है 3, क्लास कक्षा 10 है, और चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण, पहली बात तो ये है कि एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, साथ में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं इससे सॉल्व की जा सकती हैं। कैसे सॉल्व की जा सकती हैं वो यहाँ पर बताया जाएगा कि दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को सॉल्व क्या किया जाता है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, दो चरों वाले रेखिक समीकरण में क्या देखेंगे, आपके जो पाठ्यक्रम में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है इससे संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आपके जो चैप्टर है, यानी इसमें एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 3.1 है, 3.2, 3.3, एक्सरसाइज 3.4, 3.5, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.6। ये आपके प्रश्नावली हैं। अब इन प्रश्नावली में क्या क्या है, पहला चैप्टर में सीधा सीधा ये है कि आपको कुछ मौखिक समस्याएं दी होंगी कि किसी की कोई प्रॉब्लम है या कोई दोस्तों का कुछ जोड़ा है, इस तरीके से कुछ समस्याएं होंगी दैनिक जीवन की। तो उनको क्या करना है, रेखिक समीकरणों में बदल देना है उनको। तो यहाँ पर क्या है, रेखिक समीकरणों बनाना है, बनाने वाले समीकरण होंगे। यहाँ रेखिक समीकरण को केवल बनाना है, देखना है किस तरीके से। और एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, सॉल्यूशन है, इन रेखिक समीकरणों के सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो रेखिक समीकरण बन जाते हैं। अब इसके बाद रेखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, तो यहाँ अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड दिए गए हैं। जैसे आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 में, इसमें दिया गया ग्राफ विधि द्वारा। फिर यहाँ पर ग्राफ विधि के बाद इनको हल करने के मैथमेटिकल तरीके हैं। मैथमेटिकल तरीके, अंकों का खेल। तो यहाँ अंकों के खेल में एक विधि है आपकी। यहाँ पर विधि कौन सी है, एक तो है यहाँ पे प्रतिस्थापन।
विस्थापन विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और 3.4 में है विलोपन विधि। 3.5 में क्या है? 3.5 में भी एक विधि है जिसे बोलते हैं वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड, तो जैसे नाम पता चल रहा है वज्र, हाँ वज्र, कोई ना कोई वज्र का सहारा लिया जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 में इन सब विधियों का एक अलग से टॉपिक बनाया गया है। यह एक तरीके से क्या है, इन सब विधियों का एक कंबाइंड रूप, एक संचित रूप दे दिया गया 3.6 में। और क्या है 3.6 में? इस प्रकार के प्रश्न हैं कि सबसे पहले तो रेखिक समीकरण को आप बनाएं या बनी हुई रेखिक समीकरणों को आपको उस रूप में, रेखिक समीकरण के रूप में बदल देना है, क्योंकि रेखिक समीकरण सीधी आपको रेखिक समीकरण नहीं मिलेगी, या तो उसके वो मानक रूप में नहीं होगी तो उसे मानक रूप में बदलना है, या उनमें कुछ चर होंगे, उन चरों को विस्थापित करके आपको सबसे पहले रेखिक समीकरण बना देना। अब रेखिक समीकरण बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इन विधियों का इस्तेमाल करना है। अब विधि वाली बात होती है तो यहाँ पर विधि कितनी? ग्राफ विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है। कितनी विधियां हो गई? 4 विधि। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि विधि का रेखिक समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी विधि का रेखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेखिक समीकरण के जो हल होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, यूनिक होंगे, या कह सकते हैं कि रेखिक समीकरणों के हल पहले से ही निश्चित है। उन रेखिक समीकरणों को हम हल करके विधियों को लगा के उनके मान निकाल लेंगे। अब वो मान क्या है कि ऐसा नहीं है कि ग्राफ विधि में कुछ अलग निकले, प्रतिस्थापन में कुछ अलग निकले, विलोपन विधि में कुछ अलग निकले, या वज्र गुणनखंड विधि में कुछ अलग निकले। सारी विधियों से आप एक रेखिक समीकरणों को इन चारों विधियों से आप हल करेंगे, उनका एक ही आंसर आएगा, केवल एक आंसर। अब बात किस बात की हो रही कि रेखिक समीकरण होते क्या हैं, किस तरीके से इनको दिखाया जाता है, वो देखने वाली बात है। तो यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण बनाने से पहले दैनिक जीवन की कुछ समस्याएं समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, या किसी ने आपको कोई प्रश्न दे दिया रेखिक समीकरणों से जुड़ा हुआ। जैसे मान के चलें 2 नंबर हैं, अभी तो क्लास में सब कुछ क्लियर है, ओपन है। मान के चलें कि नंबर्स यहाँ पता है, क्लास में शो कर दिया गया है 2 नंबर हैं, 3 और 2। ये नंबर हमें पता है, किसी और को नहीं पता है, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन करेगा वो आपको ये नंबर नहीं बताएगा कौन से नंबर हैं। ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। 2 नंबर 3 और 2 हैं। इन नंबर्स का अगर योग की बात करें, क्या करें, इन नंबर्स के योग की बात करें, तो इन नंबर्स का योग क्या होगा? इन नंबर्स का योग होगा 5। अगर इन नंबर्स को थोड़ा अलग चेंज कर दिया जाए, कि मान लिया जाए कि ये 2 नंबर हैं, इन नंबर को x और y जैसे किसी 2 चरों में ले लें। अब ये नंबर पता कैसे है? यहाँ क्लास में पता है कि ये 2 नंबर 3 और 2 हैं जिनका योग 5 आ रहा है, क्योंकि 5 तो बहुत सारे नंबर का आता है। 1 4 का भी आ जाता है, 0 5 का भी आ जाता है, -2 +7 का भी आ जाता है। लेकिन यहाँ नंबर 3 और 2 हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न इस तरीके से कि इनका अंतर क्या है? 3 - 2 यानी 1 है। इन नंबर्स को माना क्या है? x और y, यानी योग क्या हो जाएगा? x + y बराबर हो जाएगा 5, और अंतर क्या हो जाएगा? x - y बराबर 1। तो यहाँ पर ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक समस्या थी कि भैया इस समस्या को 2 तरीके से शो कर दिया। अब इनको अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा पहली संख्या में 2 का गुणा कर दें। क्या कर दें? पहली संख्या में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसके बाद उसे दूसरी संख्या से घटा दें। 2 का गुणा किया तो कितने हो गए? 6, और दूसरी संख्या है 2, 6 में से 2 चले गए तो बचते हैं क्या? 4। यानी पहली संख्या में 2 का गुणा करने के बाद उसे दूसरी संख्या में घटा दें तो बन जाते हैं क्या? 4।
एक ही क्वेश्चन यानी 2 नंबर से 3 समीकरण बन गई। यहाँ पर 3 समीकरण, क्या आप कितनी भी समीकरण बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें 2 का गुणा कर दें या इसमें 5 का गुणा कर दें और इसमें भी 5 का गुणा कर दें। दोनों समीकरणों इसमें 5 का करेंगे 15 और इसमें 5 का करेंगे 10, तो और इनको योग कर दिया जाए तो ये 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25। 5x प्लस के 5y बराबर कितने हो गए 25। तो इस तरीके की समस्याएं आपने इन समीकरणों को देखा है, बहुत बार देखा है, कईयों बार देखा है। क्या देखा कि ये समीकरण, रेखिक समीकरण आपने कहाँ सॉल्व की हैं, आपने की हैं कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4 में, जहां रेखिक समीकरणों का ग्राफिकल सॉल्यूशन था। और आगे भी समस्याएं सॉल्व की थी, बहुत चैप्टर्स, बहुत 1-2 चैप्टर में हैं ऐसी समस्याएं। तो यहाँ ये रेखिक समीकरण, ये सब जो ये समीकरण दिख रही हैं ये रेखिक समीकरण ही हैं। अब रेखिक समीकरण का एक मानक रूप क्या है, मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको कह सकते हैं कि रेखिक समीकरण का ये मानक रूप है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें 2 चर हैं x और y, 3 अचर दिख रहे हैं a b c। तो मेन ये है रेखिक दो चरों वाला रेखिक समीकरण। अब इस रेखिक समीकरण को इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि a बराबर 1 है और b बराबर क्या है 1 है, और c को इधर ले जाएं या 5 को इधर लाएं, यानी x प्लस के 5 माइनस, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा -5। ये तो थी बेसिक जानकारी समीकरणों के बारे में, रेखिक समीकरणों के बारे में। और आपने ये भी देखा कि दैनिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इस रेखिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब बात होती है कि रेखिक समीकरणों को हल, रेखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो रेखिक समीकरणों को हल करने की आपके अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग विधियां दी गई हैं, तो उनसे इनको हल करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या देखना है कि रेखिक समीकरणों की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं कि क्या गुण है रेखिक समीकरण। 2 रेखिक समीकरण मान के चलें कि आपके सामने 2 रेखिक समीकरण हैं। वो रेखिक समीकरण दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़े भी हो सकते हैं या आपकी मैथमेटिकल गणित से जुड़ी हुई समस्याओं से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो रेखिक समीकरण है, उन रेखिक समीकरणों में क्या होता है कि रेखिक समीकरण 3 कंडीशन पर आधारित रहते हैं। अब यहाँ जैसे आपको यहाँ दिखाएं, 2 समीकरण हैं ax प्लस v a1 b1 c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, रेखिक समीकरणों को के बारे में उनका वो देख लेंगे कि इनका डायमेंशन कैसा होता है, ये दिखते कैसे रेखिक समीकरण। जैसे रेखिक समीकरण मतलब एक रेखा, अब यहाँ पर रेखा, यहाँ 2 रेखाएं दी गई हैं, तो ये रेखाएं किस तरीके की हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं रेखाएं, मान के चलें कि ये रेखाएं, एक रेखा तो ये चली गई पहली वाली, और दूसरी रेखा ये चली गई, यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको L1 ले लें, इसको L2 रेखा ले लें। इस रेखा को क्या कहेंगे L1 ले लो, और इस रेखा को ले लिया L2। 2 रेखाएं L1 और L2। दूसरी कंडीशन ये देख लेते हैं, ये रेखाएं कैसी दिख रही हैं आपको। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, L1 और L2। और क्या हो सकता है इनके साथ, और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तीन चित्र आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। पहले चित्र में क्या है कि 2 रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं या एक दूसरे को काट रही हैं। इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। दूसरी रेखाएं आपको कैसी रेखाएं दिख रही हैं कि 2 रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ये रेखाएं आगे आप कहीं पे भी बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो चाहे उधर बढ़ा लो, इन रेखाओं में क्या होगा, ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी कहीं पर। और तीसरी क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर
ही बैठी हुई हैं, कि मतलब एक रेखा जहां से निकल रही है वो दूसरी जगह से भी निकल रही है। तो इस रेखा, इन कंडीशन को क्या कहते हैं, ये वाली जो स्थिति है इस चित्र से, ये कहेगा कि ये प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। अगर इनकी बात करें, इनकी बात करें तो ये रेखा कैसी हैं? ये रेखाएं हैं समांतर। कैसी रेखाएं हैं? समांतर। अगर इनकी बात करें तो इस रेखा की स्थिति को बोला जाता है समपाती। रेखा एक ही है, उसके गुणांक थोड़े इधर उधर चेंज कर दिए गए हैं, या उस समीकरण में, उस रैखिक समीकरण में किसी नंबर का गुणा कर दिया गया, इस चक्कर में ये थोड़ा अलग आ रहा है, दिख रहा है। तो पहली कंडीशन, अगर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये हो गई कि भैया यहाँ समांतर है, रेखाएं मिलेंगी नहीं, काटेंगी नहीं कभी। और ये तीसरी कंडीशन हो गई संपाती, ये रेखा, दो रेखाएं एक ही हैं। अब बात चलती है कि रेखाओं के हल करने के लिए क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करने की विधियां अलग हैं। आपको बताया गया कि किसी विधि का उस रैखिक समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप विधि कोई भी लगाएं, उसका हल एक ही निकलेगा। तो एक से मतलब है कि रैखिक समीकरण का एक विशेष हल होगा और एक ही हल होगा। खास बात आप ये देखें कि ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं सीधी चलती हैं, ऐसी नहीं चलती हैं कि भैया एक रेखा ये चली और दूसरी रेखा ये निकल के और ऐसी घूम घाम के उधर से निकल आई। ये रेखा ऐसी नहीं चलेगी। रेखा होती है सीधी, तो ये रेखा सीधी चलेगी, ये वापसी में लौट के नहीं आएगी। तो रेखाएं क्या होती हैं कि ये अगर ये लाइन, इसकी बात करें, ये वक्र की 1 2 3 जगह ये आपस इस लाइन को काट रहा है, तो ये रेखा नहीं हो सकती है। रेखाएं क्या सीधी होंगी? सीधी होंगी तो वो एक ही जगह पे काटेंगी, अगर काटेंगी तो मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये समांतर होंगी तो वो बिल्कुल काटेंगे नहीं, एक उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तीसरा, ये हर जगह काटेंगे, एक दूसरे को हर पॉइंट पर काटेंगी, सेम 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 आंसर आएंगे, इनके एक से ही आंसर आएंगे। तो अब रैखिक समीकरणों को बनाने की विधि पहले ही बता दी गई है कि आपको जैसे कोई डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन दे देगा, उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो वो फिक्स आंसर रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 समीकरण बनाए, 4 समीकरण यहाँ बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, कितने भी समीकरण बनाए, बस नंबर हमें पता होना चाहिए। तो वो समीकरण भी चेंज हो जाते हैं अगर नंबर्स के गुणांक चेंज कर दिए जाए, या घटाया जाए, जोड़ा जाए, तो आगे जाके उनका सॉल्यूशन भी अलग आता है। तो यहाँ बात होती है किसकी? रैखिक समीकरणों को बनाने की। तो यहाँ प्रश्नावली 3.1 में आपका क्या है, इनको बनाया जाएगा। रैखिक समीकरणों को किस तरीके से बनाना है या रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो चर तो हमेशा कितने लेने हैं आपको? 2 चर। आप कुछ भी ले सकते हैं, चर x y हैं, y z हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक में या डिफरेंट राज्य के उसमें ये 2 ही चर ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, x और y। इन चरों को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें कि प्रश्नावली 3.1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में किस प्रकार की समस्याएं आपकी बुक में हैं, उनको देख लिया जाए। तो आप देख रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक भी देखें। तो प्रश्नावली 3.1 में दशमलव तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन किस तरीके से है या क्या कहता है? उसमें क्या कहता है, एक यहाँ पर आफताब है, आफताब। तो आफताब का कहना है अपनी बच्ची से, पुत्री से, किस तरीके से वो अपने समीकरण बनाने के लिए कह रहे हैं या किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला तो उनका स्टेटमेंट ये है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले
उनकी जो पुत्री की आयु है और इनकी आयु है, यानी आफताब 7 साल पहले अपनी पुत्री से 7 गुने थे। तो ये प्रेजेंट नहीं है बल्कि भूतकाल वाला क्वेश्चन है कि 7 साल पहले। तो पहले तो क्या करेंगे, हम दो चर तो मानेंगे एक्स और वाई। तो ये ले लेते हैं कि माना कि आफताब की आयु क्या है, आफताब की आयु ले लेते हैं, आफताब की आयु है एक्स वर्ष, ठीक। और इनकी पुत्री की आयु ले लो, पुत्री की आयु पाई वर्ष ले लिया। तो पहले स्टेटमेंट में इनका क्या कहना, 7 साल पहले, 7 साल पहले चले जाओ। अब किसी की उम्र को 7 साल पहले का निकालने के लिए सीधा सा है कि 7 उसमें से कम करने पड़ेंगे। तो 7 साल वर्ष, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब कैसे कितने के होंगे, आफताब जो होंगे वो होंगे x माइनस 7 वर्ष के। ये हुआ x माइनस कितने के, 7 वर्ष के। और दूसरा, इनकी पुत्री कितने की होगी, पुत्री होगी y माइनस 7 वर्ष की। तो किसी का भी आप जैसे प्रेजेंट समय से अभी भूतकाल का निकालेंगे तो घटा देंगे, और आगे का फ्यूचर का निकालना, भविष्य का निकालना तो जोड़ दिया जाएगा। तो आफताब की उम्र 7 साल पहले ये थी और पुत्री की ये थी। अब समीकरण में कुछ भी हो, वहां पे ये कह रहे थे आफताब अपनी पुत्री से कितने गुना है, 7 गुने हैं। आफताब अपनी पुत्री से 7 गुने हैं। तो बड़ा कौन है, आफताब, पिता बड़ा होगा, पुत्री छोटी होगी। तो यहाँ पर जो छोटा है उसको रेखित समीकरण में बना। पहले तो यहाँ बराबर करने के लिए, समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो छोटा है उसे ही वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी उसे ही में गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होंगे। तो 7 गुना कौन है, ये है। तो इसमें अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो ये आफताब और इनकी पुत्री आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएंगे, x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। इसमें गुणा क्यों किया, क्योंकि अगर इसमें गुणा कर देते तो 49 गुना हो जाते, और इसमें गुणा किया तो ये 7 गुना होने से ये 7 गुना हो गए, ये भी 7 गुना पहले से ही थे। तो आपस में कैसी हो गई समीकरण, बराबर। अब इनको समीकरण में बदलते हैं। तो क्या है, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, और गुणा कितने का था, 7 का। आप 7 का यहाँ गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 7y माइनस के 49। इस जो 7y को यहाँ लेके आते हैं तो ये किसका हो जाता है, माइनस का। और ये माइनस का 7 है, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा किसका, प्लस का। यानी x माइनस के 7y, और ये 7 उधर चले गए, हो गए किसके, प्लस के। यानी इन दोनों ने जगह चेंज कर ली, ये इधर आ गया, इधर आ गया, साइन चेंज हो गया। ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था उधर आ जाके हो गया प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर कितने हो गए, कितना बचा, माइनस के 42। ये हो गए आफताब की पहली बात, आफताब की पहली बात का समीकरण। इसको जो उन्होंने स्टेटमेंट शब्दों में कहा था कि ऐसा ऐसा है कि मेरी उम्र आज से 7 साल पहले अपनी पुत्री से 7 गुनी थी। अब दूसरे स्टेटमेंट में वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आज से आप पहुंचे 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर में 3 साल बाद मेरी आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। देखें पहले तो यहां देखेंगे कितने, 3 वर्ष बाद। अब बाद निकालने के लिए जैसे मैं इस टाइम पे ये मान के चलो कि 35 का हूं, तो 3 साल के बाद कितने का, 38 का हो जाऊंगा।
ऐसे ही आफ्ताब और इनका है 3 वर्ष बाद। आफ्ताब 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 कितने के होंगे, x + 3 के, प्लस करना पड़ेगा। और इनकी पुत्री को का जो चर था वो y था, यानी y + 3, तो ये हो गए x + 3 वर्ष के, और ये हो गए, चलते हैं अब इसको भी समीकरण बदलना है। तो छोटा कौन है, पुत्री, कौन है 3 गुना, पिता 3 गुना है। अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये आपस में समीकरण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहते हैं इसको, जो आफ्ताब है वो पहले से ही बड़े हैं, छोटा कौन है, पुत्री, तो वो 3 गुने हैं, तो इनमें इसमें 3 का गुणा करके ये समीकरण आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। तो x + 3 = 3y + 9, जगह चेंज कर लेते हैं, 3 उधर 3y इधर, x - 3y, और ये 3 पहुंच गए उधर 9 के पास, x - 3y = 6। इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते। एक समीकरण 1 और 2 बन गई। अब ऐसे ही समीकरण आपको बनी हुई मिल सकती हैं, या भाषिक या भाषा वाले सवाल आपको मिल सकते हैं, इनको इबारती सवाल बोलते हैं। तो सबसे पहले समीकरण मिल जाए तो अच्छी बात है, और समीकरण नहीं मिलता तो भाषिक तौर पे तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तब जाके उन समीकरणों को आप बना लेंगे। अब समीकरणों को बनने के बाद क्या होता है, समीकरणों का हल होता है। तो प्रश्नावली 3 इसमें 1 में आपका क्या है, ये इस तरीके के प्रश्न हैं। 2 प्रश्न और हैं, एक क्रिकेट कोच वाला है, कुछ बैट्स वो खरीद रहे हैं कि 6 बैट्स और 3 बॉल, इस तरीके से समीकरणों को बनाया जा रहा है, इनका बिल इतना आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न हैं। इन समीकरणों को सीधा सीधा क्या करना है, सबसे पहले आप x और y 2 चर ले लेते हैं। x और y 2 चर लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो प्रश्न में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन चरों का गुणा करना है या जोड़ना है, किसी का भाग लगाना है, वो सब वहां पे किया जाएगा। तो यहाँ 3.1 में एक प्रश्न और देख लेते हैं, क्या है अपना प्रश्न 3.1 के लिए आपका है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न है, जैसे क्रिकेट कोच वाला है, क्रिकेट कोच ने क्या किया कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदी पहली कंडीशन में, तो उनका बिल कुछ है जैसे 3900 रुपये है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या किया कि एक कंडीशन ये है कि 3 बैट और खरीद लिए और बॉल 1 खरीदी है, और बिल इस तरीके से आया। देखते हैं कैसे समीकरण बनेगा। पहला क्या है, यहाँ सबसे पहले तो हमें चर मानने पड़ेंगे, 2 चर। किसके लिए, किसकी बात हो रही है यहाँ, जो क्रिकेट कोच खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है, बैट खरीद रहा है और बॉल खरीद रहा है। तो पहला क्या है मान लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो किस तरीके से है, पहले तो मान लें, माना कि बैट की जो कीमत है वो कितनी है, अभी तो पता नहीं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। बैट की जो कीमत है वो x रुपए में है, और फिर उसकी बॉल यानी गेंद की जो कीमत है, गेंद की कीमत मान के चलें, क्या ले लिया, y 2 चर ले लेते हैं। पहले में तो क्या किया कि 6 बल्ले खरीदे गए हैं और 3 गेंद खरीदी गई हैं, तो इनका टोटल जो बिल बन रहा है वो 3900 रुपये का बन रहा है। यानी क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये है 6 बैट और प्लस 3 गेंद, 6 बैट और 3 गेंद, टोटल मिला के कितने रुपए के आ रहे हैं, 3900 रुपए के। ठीक है। अब ये शुरुआत में क्या करेंगे, ये शो तो करेंगे सब कुछ यूनिट वगैरह, लेकिन लास्ट में जब समीकरण बनाएंगे तो वहाँ यूनिट कुछ शो नहीं होगी, आंसर बाद में शो हो जाएंगे। तो 1 बैट x का है और 1 बैट कितने की है, बॉल कितने की है, y की है,
तो ये समीकरण जो बनता है पहला समीकरण ये बन जाता है। अब दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या किया है, दूसरी कंडीशन में इन्होंने ले लिया कि 3 बैट ले लिए हैं और 1 बॉल ले ली है। अब इसका समीकरण बनाना है, 3 बैट और 2 बॉल। दूसरा और क्या है, 3 बैट प्लस 1 बॉल यानी गेंद बराबर इनका टोटल बिल जो बन रहा है वो बन रहा है 1300 रुपए का। यानी ये 3x प्लस के y बराबर जो आएगा वो 1300 रुपए है। ये तो हुए आपके भाषिक यानी इबारती सवाल। इन इबारती सवालों में क्या होगा, सबसे पहले तो वो कोई स्टेटमेंट या किसी की कोई बात होगी, कोई खरीदने वाली चीज़ या किसी की उम्र से जुड़ा हुआ सवाल या कामगारों की पगार से जुड़ा हुआ कार्य या सब्जी विक्रेताओं की कोई समस्या है या अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है। ये बहुत सारे सवाल हैं डेली लाइफ के, सबसे ज़्यादा इन्हीं समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो वही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपके इसमें प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 और आखिरी में 3.6 में ऐसे ही सवालों को जोड़ दिया गया है ताकि आप डेली लाइफ की समस्याएं किस तरीके से सॉल्व करते हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक ओटी वाला प्रश्न पूछा जाता है कि दिया गया रेखिक समीकरण मानक रूप में है या इसका चर गुणांक क्या है, और एक विधि वाला कोई स्पेशल विधि आपके उसमें पूछ ली जाएगी। इन जो 4 विधियों को यहाँ बताया गया, ग्राफिकल मेथड या वज्र गुणनखंड विधि या आपकी विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है या विलोपन विधि है, इन विधियों में से किसी एक विधि से जुड़ा हुआ सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप तैयार रहें और साथ में डेली लाइफ की, दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को इन विधियों से हल करना सीखें। अब चलते हैं कहाँ की ओर, आगे विधि की ओर। अब कौन सी विधि, ग्राफिकल विधि। तो ग्राफिकल विधि के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ समस्याएं अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था, 2 नंबर लिए थे, 3 और कौन से नंबर लिए थे, 3 और 2, वो नंबर्स का योग और कुछ घटाना किया था। तो उसी समीकरण को वापस से ले लेते हैं और फिर चलते हैं कहाँ की ओर, उस ग्राफ की ओर। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, समस्याएं तो ठीक है, समस्याओं को रेखिक रूपांतरण में या मैथमेटिकल गणितीय भाषा में बदलना तो आ गया, अब उनको हल करने की विधि आती है। तो हल करने की विधि जो है प्रश्नावली 3.2 में सॉल्व होगी। तो उससे पहले एक ग्राफ, सादा सा ग्राफ सॉल्व कर लिया जाए, जो हमें पता है उसका आंसर पता है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है आपको। अब जैसे आंसर नहीं पता होगा तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वही चीज़ है कि पहले आंसर पता हो तब जाके उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या था, 3 और 2 नंबर थे, इनका 3 और 2 का योग क्या किया गया था, क्या योग था, 5, और इनका जो घटाना था वो क्या था, 1। ये समीकरण 2 समीकरण थी, इन 2 समीकरणों। अब इन 2 समीकरणों को हल करने के लिए क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, तो बहुत आसान विधि है, इसमें कोई विशेष विधि नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहली समीकरण में कोई भी अपनी मर्जी के, अपनी मनपसंद के कोई भी मान वहां रख लेंगे, कोई भी मान XYZ आप कोई भी मान रख सकते हो, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी। और ऐसे ही इसमें समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, केवल 2 मान रखने हैं, ज़्यादा भी नहीं रखने हैं। तो जैसे समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इससे समीकरण 1 x प्लस y बराबर 5, इसका क्या करें, किसी एक चर को उधर की तरफ ले जाते हैं। तो एक चर का x को ही ले जाते हैं, y को भी ले जा सकते हैं। तो y बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस के x। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक टेबल, एक सुंदर सी टेबल बना लेंगे जिसमें कम से कम नहीं भैया 2 खांचे तो बने ही इनके लिए। ये 2 खांचे बना दिए और यहाँ ले लिया x और यहाँ ले लिया y, ये टेबल बना दी। इस टेबल में आप फ्री हो कोई भी नंबर रखने के लिए। सपोज करें कि आपने 1 रखा,
1 तो सबसे पहले ही आता, तो 1 तो रख सकते हैं 1। अब 5 में से यहाँ 1, ये थोड़ा रफ वर्क है आपका, कि रफ वर्क में ये कर लेना है कि y बराबर 5 माइनस 1 क्या रखा, तो y बराबर क्या आया 4, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान आता है 4। अब इसमें सपोज करेंगे किसी ने क्या रख लिया, -2 रख दिए या -1 रख लिया, x बराबर क्या रखा -2, तो यहां y बराबर 5 माइनस x का मान आपने बताया -2, किसने, x के मान -2, तो ये हो गया 5 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 7, यानी y का मान आ गया 7। दो मान इससे निकल गए, एक के साथ 4 -2 के साथ 7, इनको क्या करेंगे हम ग्राफ पे एक साइड लिख लेंगे इनके मान। और दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण से भी बात कर लेते हैं। दूसरी समीकरण देख लो भैया, इनको यहीं रख लेते हैं ताकि याद बना रहे कि पहली समीकरण के जो हल थे वो समीकरण के हल किस तरीके थे, x और y, x का 1 रखने पर ये 4 आया था और -2 रखने पर 7 आया था। दूसरी समीकरण की बात कर लेते हैं। दूसरी समीकरण, ये पूरा रफ वर्क रहता है, हमें किससे मतलब होता है, टेबल से। अब टेबल से आप मान क्या रखो वो आपकी मर्जी है। और हाँ, पहली बात यह है कि मान रखने के लिए आप टीचर ने आपसे कह दिया कि मान कोई भी मान रखें, तो ऐसा मान भी नहीं रख देना कि आपकी कॉपी से बाहर चला जाए। मतलब 100 रख दिया, 100 का वो ग्राफ बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो छोटे छोटे जितने आप कोशिश करेंगे छोटे छोटे नंबर रखने की कोशिश करें। चलते हैं तो समीकरण नंबर, अब 2 का सहारा ले लें। समीकरण 2 में देख लेते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं, ऐसी ही टेबल बना लेते हैं। तो समीकरण 2 किससे, समीकरण 2 से x माइनस y बराबर 1, किसी को भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलेंगे यहां पर रख लिया आपने, y को उधर ले गए तो ये हो गया 1 प्लस y प्लस का हो गया। अब टेबल बनाई जाएगी, इनकी टेबल बना लेते हैं x और y। चलो अब y का मान रखना है पहले, तो y का मान रख देते हैं। मान के चलें आपने रखा 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, इसका मान रखा आपने 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। पहले रखा जाता है x का मान, मतलब लिखा जाता है टेबल में x का मान और फिर y का मान। अगर इनको और उसमें आपको पता है कृमित युग में बदलने का तरीका 9th क्लास में बहुत किया है। कृमित युग में बदलेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2,1 और ये लिखा जाएगा 3,2, वो ग्राफ का शो करेंगे। तो यहाँ टेबल हो गई आपकी, दूसरी टेबल तैयार हो गई दूसरे समीकरण से। अब चलते हैं कहाँ की ओर, ग्राफ की ओर। तो ग्राफ बना लेते हैं। पहले ये वैल्यू क्या करेंगे, देख लें कि किस तरीके से ये वैल्यू ली गई हैं। इन वैल्यू को ये x और y का 1, 4, -2, 7 और यहाँ पर 1, 2 इस तरीके से रखे गए थे। 2 ये, 1 ये, 3 ये, 3 2, 1 2 3 2, ये वैल्यू को अपन वहाँ ग्राफ पे शो करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्राफ के लिए, ग्राफ ले लेते हैं। अब ग्राफ बना लेते हैं इस पे। के बाद दूसरी लाइन और ड्रॉ कर लें। ये हो गई आपकी ग्राफ। यहाँ पर इनको शो करने के लिए सीधा सा है, आपको ये पता है ग्राफ के बारे में क्या पता है, पुरानी जानकारी तो ये है, ये ग्राफ है, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश। यानी ये पहला वाला जो लाइन है ये x अक्ष की रहती है और ये माइनस के x की,
और ये रहती है प्लस के वाई की, और ये माइनस के वाई की लाइन। अब ये वाला जो पॉइंट रहता है वो आपको पता है कि 0 0 का, यहाँ नंबर्स इधर सारे जो नंबर रहेंगे वो किसके रहेंगे, प्लस वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे। और यहाँ पाई के मान 1 2 3 ये नंबर होंगे, ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ लाइनिंग, 4 5 आगे, बहुत आगे। ये इधर क्या है, बाई का मान ऋण का है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर चलें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये नंबर 7 तक इसलिए कि अपनी टेबल में उससे ज़्यादा बड़े नंबर नहीं थे। तो यहाँ पहली टेबल पहली समीकरण के लिए क्या थी, उसको रिमाइंड करने का समय है। क्या थी, आप देखें, x और y। तो x का मान पहले उसमें तो था 1, तो इधर आया था 4, और x का मान -2 रखा था तो ये आया था 7। ठीक है। और दूसरी समीकरण जो बन रही थी, वो समीकरण किस तरीके से बन रही थी, दूसरा जो टेबल थी उसमें जो मान थे x और y के, यहाँ 2 था, इधर 1 था, इधर 3 था, तो इधर 2 था। ये त्रिमित युग्म वाले जो टेबल में लिख दिए गए। अब यहाँ पहली रेखा की बात करें, x + y = 5, तो ये है उसके लिए x + y = 5, इसके लिए ये है। तो यहाँ देखते हैं x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो x का मान पहले तो 1, ये है ना, x का मान 1 प्लस का और y का मान 4 प्लस का, तो y की लाइन में पहुंचेंगे यहाँ सीधे, कहाँ की ओर, 4 की ओर। ये पॉइंट बन गया आपका, कौन सा पॉइंट बन गया, 1 और 4, पहला पॉइंट। और दूसरा देख लेते हैं, x का मान -2 है और y के मान 7 है, तो पहले तो x की ओर -2 चलते हैं, और y के मान 7, माइनस के साथ नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, तो ये एक पॉइंट और बना लेते हैं, इधर -7 था, तो किसका, x का मान -2, तो सॉरी y का मान प्लस का है 7, तो प्लस के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इस लाइन को। यहाँ ये 6 है, आप इतना ही मान के चलो, ये 6 है और ये 7 आने वाला है, आगे लाइन बढ़ जाएगी, तो ये हो गया आपका ना 7। अब -2 के साथ किसका मान, y का मान 7, चलते हैं इधर की तरफ, कहाँ, इस लाइन में, ये पॉइंट बन गए। अब इनको क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस लाइन को क्या है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करते हैं लाइन से, तो देखें ये है पॉइंट, और इस पॉइंट से लाइन खींची जा रही है इस पॉइंट की ओर, और इस लाइन को कितना बड़ा लेना है, ये इशू नहीं है कोई, ठीक है ना, आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो, और आप कोशिश करें अपनी स्केल के बराबर लें उसे। ये पॉइंट हो गया। तो इसका नाम, ये जो समीकरण थी, ये समीकरण, इसका नाम अपन लाइन पर कहीं पे भी लिख देंगे, कि मान के चलें यहाँ लिख दिया x + y = 5 को शो करती है ये लाइन। आगे इधर और बढ़ सकती है पीछे की तरफ, जब जरूरत पड़ेगी तब। तो पहली रेखा आपको शानदार तरीके से दिख रही होगी, एक रेखा बन गई, ये बन गया। अब दूसरा क्या है, इसको देख लें, तो इसको देखने के लिए क्या करें, देखना ही नहीं है, करना भी है। और x का मान 2 है, y का मान 1 है। x का मान 2 कहाँ है, x का मान 2 इधर है, और y का मान 1 है, तो x इधर चले, यहीं बात खत्म हो गई। ठीक है भैया। और अब इसका मान, दूसरा मान क्या है, 3 और 2 कहाँ, x का मान 3 है और y का मान 2 है, इधर है ये पॉइंट। अब इनको भी मिलाना है, लाइन से मिला लेते हैं।
तो यहाँ पीछे की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। इस रेखा, इस समीकरण का क्या था, इस समीकरण का मान था, इस समीकरण की जो समीकरण बन रही थी वो थी ये x माइनस वाई बराबर 1। अब देखने वाली बात है, पहले तो ये पॉइंट जो जहाँ शो हो रहे थे वो पॉइंट यहाँ लिख लिए कि ये जो लाइन कहाँ कहाँ से निकल रही थी, इसको शो कर लिया। इसको पहले इनको लिख लेते हैं। ये पॉइंट जो है 1 4 कहाँ था, इसका 1 4 ये था 1 और 4, ठीक है। दूसरा था ये -2 और 7, और तीसरा इसका पॉइंट 2 और 1 ये था 2 और 1, और ये पॉइंट था 3 और 2। अब आप देखें ये पॉइंट गलती से हो गया, आप यहाँ और कुछ भी ले सकते हैं। अब वो ऐसे आ गया कि यही उसका आंसर है। क्यों आंसर है, क्या बताया गया इस ग्राफ में, क्या रिप्रेजेंटेशन है कि दो लाइन जहां पर टकरा रही हैं यानी कट रही हैं, दो लाइन एक ही जगह कट सकती हैं, एक बार आपको बताया गया। अब ये कहाँ कट रही, कौन से पॉइंट पे कट रही हैं, ये पॉइंट पे कट रही हैं, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस ये पॉइंट का लोकेशन इधर से देखें तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जो मान आए वो x बराबर 2, x बराबर तो आए 3 और y बराबर आए 2, और नंबर क्या लिए थे 3 और 2। दो संख्याओं का योग 5 था और उनका जो घटाना था माइनस था वो 1 था। तो ग्राफिकल मेथड आपको लगा कि बहुत ही टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं है, ये तो जादू ही है। क्या जादू ही है कि आपने क्या देखा कि कक्षा 9th की पूरी पुरानी विधि से हमने इसको सॉल्यूशन में बदल दिया, यानी इन दो रेखाओं के समीकरण के हल क्या थे 3 और 2 जो बनाए थे हमें पता थे, और यहाँ पर आपके ग्राफिकल मेथड से भी यही हल निकले हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो ग्राफिकल मेथड है वो बहुत आसान है, बहुत मजेदार है और इंटरेस्टिंग है। पहली बार ये भी बता दें कि ये मैथमेटिकल तरीके तो चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ है ग्राफिकल मेथड क्यों है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनमें ऑप्शनल टाइप में पूछे जाते हैं कि भैया दो विधियों में से एक विधि का सिलेक्शन करना है, आपको इससे सॉल्व करना है। तो एक वो चार विधियों को अलग, चार विधियों में अगर तीन विधियों को एक तरफ रखा जाए, ग्राफ को एक तरफ रखा जाए, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफ से बनता ही बनता है। तो ये क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, तो आपको इस विधि को सीखना है। ये विधि भले ही लंबी है, लेकिन किसी टीचर को से बगैर सीखे आप पुरानी विधियों से इसका सॉल्यूशन निकालना सीख गए। तो जितने भी आपकी एक्सरसाइज में जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं 3.2 यानी ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल विधि से, ग्राफ विधि से इन समीकरणों को हल करने की विधि को सॉल्व किया जाएगा। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा कि रेखिक समीकरणों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है, उनका मानक रूप क्या होता है, दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय विधि में बदल के किस प्रकार उनको हल किया जा सकता है। ये सारी विधि में से एक विधि यहाँ पूरी तरीके से सीख चुके हैं, यानी ग्राफिकल विधि। अब नेक्स्ट जो विधि है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाई जाएंगी। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।